हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8th साइंस। तो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो बच्चे, फ्रेंड का क्या मतलब होता है? फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। फो का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं एंड फो भी होते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, पहले ही तो ये जानते हैं। देखो, हमें ये मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। हम एनिमल्स को देख सकते हैं, राइट। प्लांट्स को देख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, ह्यूमन भी एनिमल ही है। ठीक है, चलो ह्यूमंस भी लिख देते हैं। तो इनके अलावा भी ना कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो नेकेड आइज़ हैं उनसे हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है बेटा? माइक्रोस्कोप। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे इन ऑर्गेनिजम्स को तो हमें पता चलेगा कि हाँ, वो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड लिया माइक्रो और फिर उसके आगे लगा दिया ऑर्गेनिजम्स। तो यहीं से वर्ड हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखते हैं। ठीक है ना? तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, so there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. ठीक है, तो आप रेनी सीजन में आपने कभी देखा होगा कि ब्रेड जो होती है, अगर उसको आप मॉइस्ट करके 2 रात के लिए रख दें, ठीक है, तो उस पर आप देखेंगे ग्रेइश कलर का कुछ स्पॉट्स, पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो माइक्रोब्स उस पर ग्रो हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम किस तरह से देखेंगे, ये आपके स्कूल में हो सकता है आपकी जो टीचर्स हैं वो करवाएं। तो इसका एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.1। इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल लेना है। ठीक है, उसको एक बीकर में डालना है और उस बीकर में पानी डालना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद जब सॉइल पार्टिकल सेटल हो जाए थोड़ी देर बाद, तो आप उस पानी को एक ड्रॉप पानी लेंगे, स्लाइड पे रखेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको उसमें कुछ घूमता घूमता सा दिखेगा, कुछ आराम से पड़ा हुआ है, कुछ मूव कर रहा है, छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं। वो क्या है? वो माइक्रोब्स हैं। ठीक है, वो भी माइक्रोब्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी 2.2। इसमें आपको क्या करना है? एक पॉन्ड से एक ड्रॉप पानी लेना है, उसको ग्लास स्लाइड पे रखना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में आपको माइक्रोब्स दिखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका सॉइल है, जो आपका पॉन्ड वाला पानी है, इन सब में माइक्रोब्स हैं। हमें दिखता नहीं है इसीलिए हमें लगता है अरे साफ़ है। ठीक है, बट अगर आप एक बार उसको देख लेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू विल रियलाइज इट इज़ फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? नाउ अब देखिए क्या है, ये जो माइक्रोब्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं एंड वी कैन नॉट सी विदाउट aided eyes. ठीक है, सो वी कैन नॉट सी दीज विद अनएडेड आइज। तो ये कुछ ब्रेड पे ग्रो होते हैं, तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। सो द microorganisms are classified in 4 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं बेटा? बैक्टीरिया है, ठीक है, देन फंजाई है। बेटा इसको फंगाई मत बोलना, फंगाई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसको फंजाई बोलते हैं। देन आता है प्रोटोजोआ और सबसे लास्ट में आती है एल्गी। ठीक है, ये होती है एल्गी। यहाँ देखिए चारों के नाम दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह का दिखता है। देन आता है हमारा
एल्गी, ठीक है। एल्गी का एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ठीक है, इस तरह के दिखते हैं। देन प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा, या अमीबा इरेगुलर शेप होता है। ये पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको किस तरह का दिख रहा है, स्लिपर शेप्ड लग रहा है ना, चप्पल की तरह लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये स्लिपर शेप्ड होते हैं पैरामीशियम, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। देन बात करते हैं फंजाई की, तो ये देखिए यही है ब्रेड मोल्ड, जो आपके ब्रेड पे, मॉइस्ट ब्रेड पे उग जाते हैं, यही होते हैं ब्रेड मोल्ड, फंजाइज होते हैं। देन ये है हमारा पेनिसिलियम, देन ये है एस्परजिलस, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो वायरसेस होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट ये डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए क्योंकि जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो किसी प्लांट, एनिमल या किसी होस्ट के, समझिए जिसके अंदर वो रह रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर रहे चाहे बाहर रहे, ठीक है, वो ग्रो होंगे, डिवाइड होंगे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अपने बनाएंगे। लेकिन जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस जब बाहर रहते हैं तो फिर वो एकदम जैसे मरा हुआ सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तभी वो वहाँ पे जाकर ही डिवाइड करता है, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है। तो जो वायरसेस होते हैं दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जबकि बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो होस्ट के अंदर है या बाहर है, ठीक है। तो वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वायरसेस इसी चीज़ में अलग हैं, ठीक है ना। तो जो ये हमारे कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, कफ होता है, ये सब कौन कॉज करते हैं, ये सब कॉज करता है वायरस, ठीक है। और कुछ जो सीरियस डिजीज़ेस हैं जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये सब भी वायरसेस की वजह से ही होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफॉइड है, ठीक है, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कुछ डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोअन से होते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, आपने पढ़ा है कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर जब काटता है तो उसमें क्या होता है ऐसा जो वो इंसान के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो वो होता है बेटा एक प्रोटोजोआ, ठीक है ना। नाउ तो ये हमने पढ़ लिया इनके बारे में कि ये कुछ डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं और भी चीज़ें, ये हमने देख लिया है पिक्चर, ठीक है। अब देखिए ये है वायरसेस, ठीक है, ये देखिए ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है, इसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। इसकी ड्राइंग आप आगे की क्लासेस में करेंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हर जगह है, ठीक है। जैसे कहते हैं एयर हर जगह है, सेम वैसे ही कह सकते हैं जो माइक्रोब्स हैं वो भी हर जगह हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कुछ एल्गी भी होते हैं सिंगल सेल्ड, बट बहुत ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि एल्गी और मोस्ट ऑफ द फंजाई, ठीक है। सो वो कहाँ रहते हैं, वो हर एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे वो एकदम आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, ठीक है। वो हर जगह मिल जाएंगे इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कुछ जो है बाहर एग्जिस्ट करते हैं, एकदम फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रहते हैं।
नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सब हमारे लिए हार्मफुल है, डिजीज़ कॉज करते हैं, नहीं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ को और भी ईजियर बनाते हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो जो बेनिफिट्स पहुंचाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत जगह पे अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पुराने टाइम से अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रोब्स हैं दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। जस्ट इमेजिन, एनवायरनमेंट तक को वो क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बच्चों, हमने ये पढ़ा हुआ है क्लास 7th के फॉरेस्ट चैप्टर में, आपने डीकम्पोजर्स नाम का पढ़ा था ना। तो डीकम्पोजर्स क्या थे, वो माइक्रोब्स थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं, उनको और डिकम्पोज कर देते थे, डिकम्पोज करके वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो वो एनवायरनमेंट से एक तरह से क्लीन कर रहे हैं, और जो उनका न्यूट्रिएंट है वो कहाँ पहुँच जाता था, वो सॉइल में पहुँच जाता था, ठीक है। उसी तरह से जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस, ये सब को दे ब्रेक इट डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये काम कौन करता है बेटा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। जी बिल्कुल, मेडिसिन्स को भी प्रिपेयर करने के लिए माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ है, हमने लास्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको फिक्स कर देते हैं इन यूजेबल फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है, माइक्रोब्स कर रहे हैं। तो वी कैन से कि माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, दोस्त हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि फर्स्ट है, तो सबसे पहले है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि कर्ड और ब्रेड बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारी माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा अपनी मम्मा को कि जब वो कर्ड सेट होने के लिए रखती है तो पहले क्या करते हैं, दूध जो है हल्का सा गर्म करते हैं और फिर 1 चम्मच कर्ड इसमें डाल देते हैं और फिर इसको बर्तन को ढक के रात भर के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में कर्ड अच्छा सा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या ऐसा इसमें क्या हुआ कि वो कर्ड बन गया, और माइक्रोब्स कहाँ से आए, तो माइक्रोब्स आए जो 1 चम्मच ये कर्ड इसमें डाला गया, उसमें क्या था बेटा, उसमें था माइक्रोब हमारा, ठीक है, हमारा दोस्त। कौन दोस्त, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो कि कर्ड बनाता है फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो जब ये 1 चम्मच इसमें डाला तो इसमें कर्ड में क्या था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। ये हल्का गरम दूध था इसमें, इससे इसको न्यूट्रिशन मिला और टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल था, है ना। तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, लैक्टोबैसिलस ने अच्छे से खूब सारा दूध पिया और फिर खूब रिप्रोड्यूस किया और मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो खूब सारे लैक्टोबैसिलस बन गए। तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो हमारे लिए कर्ड बनाता है, ठीक है।
समझ गए? ये देखिए यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। कर्ड contains several microorganisms. Of these, Bacterium lactobacillus promote formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. ठीक है, तो जो चीज़ आप खाते हैं या जो पिकल्स अचार है वो, ठीक है, इन सब में क्या यूज़ हुआ है? इन सब में हमारे बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं इनको बनने में। ठीक है, जो हम इडली खाते हैं, ढोकला खाते हैं, ये भटूरे खाते हैं, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सूजी वाला, जो हमारे इडली बनता है या जो भटूरे बनते हैं उसमें भी कर्ड रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्ड जो है जल्दी उसको फर्मेंट करवाता है। ठीक है, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर्स। ठीक है, तो ये फर्मेंट करवाते हैं, फर्मेंट करवाएंगे तभी तो इडली अच्छी बनती है कि नहीं ना। आप देखिए, आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें आपको क्या करना है, इससे आपको पता चलेगा कि जो ईस्ट होते हैं वो सच में फर्मेंटेशन जब करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लेना है 1/2 kg मैदा। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के वार्म वाटर मिक्स करके उसको नीड कर लें, और उसमें ईस्ट पाउडर भी डालना है। ठीक है, ईस्ट पाउडर डाल के उसको नीड इनटू अ सॉफ्ट डो। सॉफ्ट डो जब बना लेंगे उसके बाद फिर उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देन यू विल फाइंड आउट कि डो जो है वो राइज़ कर गया है। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो होता है वो रैपिडली उसमें मल्टीप्लाई होगा, और फिर जब मल्टीप्लाई होगा ईस्ट, तो ईस्ट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पायर कर रहा है तो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल्स के फॉर्म में उस डो में फिल हो जाएंगे और फिर उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर देंगे। इसीलिए फिर हमें वो मैदा जो है राइज्ड लगता है, फुला सा लगता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से। तो यही यूज़ करते, ईस्ट ही यूज़ करते इन बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, समझ गए आप? तो ईस्ट का हमने यूज़ देख लिया, बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, अब देखिए कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमारे घरों में यूज़ हुआ। ठीक है, हमने कर्ड बनाया, इडली बनाया, डोसा बनाया, ये तो हमने घर में यूज़ किया। अब देखिए कुछ कमर्शियल यूजेस हैं। ठीक है, कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बड़े स्केल पे भी यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका बोलते हैं जिसको, विनेगर, सिरका। ठीक है, वो भी कौन हेल्प करता है इन प्रोडक्शन? माइक्रोब्स। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादातर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में यूज़ किया जाता है, ईस्ट को। ठीक है, जब आपसे कुछ पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि कौन से माइक्रोब को यूज़ करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल या वाइन, तो आप क्या लिखेंगे? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट लिखेंगे। ऑल राइट, नाउ ईस्ट, अब देखिए जो ईस्ट है वो किस पे ग्रो करवाते हैं उसको? नेचुरल शुगर्स जो कि हमें मिलता है फ्रॉम ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा। इन पे हम ईस्ट को ग्रो करवाते हैं और उसके बाद फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? टेक 500 ml बीकर और उसमें 1/3 उसमें पानी डालिए और फिर 2 से 3 चम्मच शुगर उसमें डिज़ोल्व करके उसमें 1/2 टीस्पून आपको उसमें ईस्ट पाउडर डालना है और फिर उसको कवर करके छोड़ दीजिए 4 to 5 आवर्स के लिए। जब आप कवर करके उसको 4 to 5 आवर्स के बाद छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको एक स्मेल आएगी। वो स्मेल किस चीज़ की है? वो स्मेल है बेटा अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि जो शुगर सोल्यूशन है इट हैज़ बीन फर्मेंटेड, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है फर्मेंट हो गया ना, कन्वर्जन मतलब मेन जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल
अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ये आपको याद रखना है। तो फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने। कब, इन 1857। ठीक है, 1857 में आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो भी उससे आप याद रखिए कि लुइस पाश्चर ने उसी टाइम पे अल्कोहल भी, मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया था। ठीक है, नाउ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोब्स। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, वो दवाइयाँ भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमार होने के बाद, तो डॉक्टर आपको ना कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट भी देता है, ये कैप्सूल या इंजेक्शंस भी देते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन से, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। ठीक है, ये जो है क्या कर रहे हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हेल्प करते हैं टू किल या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, एंटीबायोटिक्स का काम होता है टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आजकल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ, किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है एंटीबायोटिक्स के, वो आप लिख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये सब है हमारा एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल। अब देखिए, जो ये एंटीबायोटिक्स है ना, वो बाय चांस डिस्कवर हो गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो क्या कर रहे थे, वो अपना एक पेट्री डिश में बैक्टीरियाज को ग्रो करा रहे थे, कल्चर कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को। तभी गलती से उनके हाथ से एक छोटा सा फंजाई उस बैक्टीरिया वाले पेट्री डिश में गिर गया। तो उन्होंने देखा कि जब वो फंजाई उस पेट्री डिश में गिरा है, तो उसकी वजह से उस एरिया में, जैसे कि ये है उनका पेट्री डिश, और इसमें उन्होंने यहाँ सब जगह पे फंजाई, वो बैक्टीरिया को ग्रो करा रखा है। ठीक है, गलती से उनसे एक फंजाई का स्पोर इसमें गिर गया। ठीक है, जब फंजाई का स्पोर गिरा ना, तो उनको पता है क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह पे क्या हो जाता है, इतनी दूर पे वो बैक्टीरिया का ग्रोथ ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ इतनी दूर वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा है, या फिर अगर जहाँ वहाँ पे ग्रो भी हुए थे तो इतनी दूर के जो बैक्टीरियाज हैं वो मर गए हैं। ठीक है, तो इससे उनको पता चला कि ये जो है, जो ये ग्रीन मोल्ड मुझसे गिर गया, उसमें कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है। तो इससे उनको पता चला कि भाई ये है एंटीबॉडी। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक, ठीक है, तो इससे उन्होंने एंटीबायोटिक का पता लगाया, और सबसे पहला एंटीबायोटिक उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो था पेनिसिलिन। क्या था बच्चे, पेनिसिलिन। ठीक है, समझ गए आप। तो इस तरह से पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। अब देखिए, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको। ठीक है, जैसे कि फंजाई से, जैसे हमें पेनिसिलिन ग्रो करना है, ठीक है, तो जिससे पेनिसिलिन मिल रहा है उसी वाले फंजाई को हम ग्रो करवाएंगे लार्ज स्केल पे, और फिर उससे हम पेनिसिलिन बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से उसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। अब देखो, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको ना, ये जो हमारे गाय भैंस हैं इनको भी हम उनके खाने में मिक्स करके देते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे पोल्ट्री फार्म में जो ये चिकन वगैरह होते हैं इनको भी देते हैं, ताकि हम इनके अंदर कोई जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है उनकी ग्रोथ को रोक सकें। ठीक है ना।
ना अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है मैसेज आप लोगों के लिए, क्या कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको आप सिर्फ तभी लेंगे जब आपको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर उस आपको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। और जब भी कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक खासकर, तो उसका पूरा डोज कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने दिन का है प्रिस्क्रिप्शन उतने दिन का आपको उसका कंप्लीट दवा खाना है, ठीक है। अगर आप नहीं खाएंगे या गलत डोज लेंगे उसका, तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। कैसे? जो हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमारे अंदर ग्रो हो रहे हैं वो उनको अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा जो एंटीबायोटिक्स है उनका कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस ना पैदा हो सके और आपको आगे जाके अगर ज़रूरत पड़े तो वही एंटीबायोटिक आपको हेल्प करे आपको डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाने में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए, कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें वैक्सीन्स बहुत लगती हैं, ठीक है। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो उनको वैक्सीन्स लगती होंगी, हमें भी लगी हैं, आपको भी लगी होंगी, ठीक है। तो ये जो डिज़ीज़ कैरिंग माइक्रोब होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है ना उसमें एक डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़, ठीक है। वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसके बाद फिर हमारा जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब घुसा है हमारी बॉडी में उससे फाइट करेगा और उसको मारेगा, ठीक है। तो जो ये एंटीबॉडी होता है ये दो काम करता है, एक तो फाइट करके मारता है, दूसरा ये हमेशा हमारी बॉडी में बना रहता है और ये याद रखता है कि भाई यही वाला जो माइक्रोब था ये आएगा तो मैं तो इसको ऐसे मार दूंगा पकड़ के, ठीक है। तो ये याद रखता है, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन्स में क्या होता है, वैक्सीन्स जो होती हैं वो उसमें जो है जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब है वही बहुत ही बुरी हालत में समझिए, ठीक है, ऐसी हालत में रहता है कि वो डिज़ीज़ कॉज ना कर पाए, या तो वो डेड होगा, ठीक है, चाहे वो डेड होगा चाहे बहुत ही कमज़ोर होगा, ठीक है, बहुत वीकेंड फॉर्म में होगा। तो ये इस फॉर्म में रहता है और ये डिज़ीज़ नहीं कॉज कर सकता है। इस फॉर्म में जब हम अपनी बॉडी में इसको एंटर करवाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए तो ये बाहर से आया हुआ ही हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है, एंटीबॉडी बना के इससे फाइट कर लेगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब जो एंटीबॉडी है वो हमारे सिस्टम में रहेगा, हमारी बॉडी में रहेगा, तो आगे चल के अगर वैसा ही माइक्रोब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी है तो हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। हमारी बॉडी तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगी और मार देगी, ठीक है। तो यही काम होता है वैक्सीन का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन, जो एंटीबॉडी बने हैं वही। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर माइक्रोब। समझ रहे हो, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। दिस इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स हैं, जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इन सब डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। तो वैक्सीन्स किसने डिस्कवर किया बच्चे? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, इन 1798, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि जब आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपको किस किस डिज़ीज़
कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट वाले वैक्सीन्स लगे हुए हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए जितने भी बच्चे हैं उन सब को अगर हम एक वैक्सीन लगवा के इन डिजीज़ से बचा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब में एडवर्टीज़मेंट आता रहता है, ठीक है, रिगार्डिंग पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो पल्स पोलियो में पोलियो ड्रॉप देते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वैक्सीन, ठीक है। तो ये पल्स पोलियो ड्रॉप भी वैक्सीन है, एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कैंपेन्स हुए वर्ल्ड वाइड, जैसे कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया हमने बाहर, ख़त्म कर दिया। इरेडिकेशन मतलब कि ख़त्म करना, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। तो जो वैक्सीन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जाती हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ होता है। हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था क्या, कि एक न्यूट्रिएंट जो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में है, तो उसको माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स वो फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट। तो क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैसे जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको डीकम्पोज कर देते, जो एनिमल वेस्ट है या डेड एनिमल या प्लांट है, ठीक है, प्लांट वेस्ट है, वो सबको वो डीकम्पोज कर देते हैं और फिर वो यूजेबल फॉर्म में बन जाता है। इस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में भी माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए जो ये मैन्योर बन रहा है वो भी तो एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है ना। तो मैन्योर हमने आगे जाके अपने फील्ड में, अपने जो पॉट्स में हमने पौधे उगाए हैं उनको डाल दिया तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है। तो इसलिए जो क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट है वो भी एक हेल्प है बाय दी माइक्रोब्स, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं, उसमें आधा तक सॉइल भरना है, एक पॉट में प्लांट वेस्ट डालना है, दूसरे में आपको पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक टॉयज़ ये सब डालना है और फिर 3-4 वीक्स के लिए उसको छोड़ देना है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट वेस्ट है वो तो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ हुए तो वो वापस से सॉइल में पहुंच गए, और उस सॉइल में अगर हम प्लांट को उगाएंगे तो हमारे प्लांट को मिल जाएगा सारा न्यूट्रिशन, ठीक है। वहीं आपने पॉट बी में देखा होगा कि जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स या फिर जो प्लास्टिक के टॉयज़ थे वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, डिकेइंग प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, आपको ग्राउंड पे मिलेंगे अगर, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो वहाँ से ख़त्म हो चुके होते। क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं उन्होंने क्या किया, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं और फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स को हम क्या कह सकते हैं, दे आर आर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। हमेशा डिसीज़ ही नहीं कॉज करते, दे आर ऑल्सो आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया इस पार्ट में। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर, जो उसमें कि हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे चल के हम नाइट्रोजन साइकिल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।